नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिवपाल यादव की नाराजगी अभी थमी नहीं कि संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग भी सपा के खिलाफ मुखर हो गए हैं। वहीं रामपुर में दारुल आवाम स्थित सपा कार्यालय से एक और आवाज बुलंद होने लगी है। चर्चा शिवपाल यादव के बाद अब अखिलेश के खिलाफ आजम खान के समर्थकों में भी बगावती सुर उठने लगे हैं। तो वहीं आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू ने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सवाल उठा दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने भरी मीटिंग में जेल में बंद आजम खान को लेकर कहा कि क्या यह मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सही कहते हैं कि अखिलेश जी आप नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आएं। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे कपड़ों से पसीने की बदबू आती है। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेल में बंद आजम खान के जेल से बाहर न आने की वजह से हम लोग सियासी रूप से यतीम हो गए हैं। हम कहाँ जाएं, किससे कहेंगे और किसको अपना गम बताएंगे। हमारे साथ तो वो समाजवादी पार्टी भी नहीं है जिसके लिए हमने अपना खून और पसीना एक एक कतरा बहा दिया। तो वहीं हमारे नेता मोहम्मद आजम खान ने अपनी ज़िंदगी सपा को दे दी, लेकिन सपा ने आजम खान के लिए कुछ नहीं किया। हमारे राष्ट्र अध्यक्ष को हमारे कपड़ों से बदबू आती है। मुसलमानों की तरफ से इशारा करते हुए कहा कि क्या सारा ठेका अब्दुल ने ले लिया है। वोट भी अब्दुल देगा और जेल भी अब्दुल जाएगा। अब्दुल बर्बाद हो जाएगा, घर की कुर्की हो जाएगी, वसूली हो जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलेगा। हमने आपको और आपके वालिद को मुख्यमंत्री बनाया। हमारे वोटों की वजह से आपकी 111 सीटें आई हैं। आपकी तो जाति ने भी आपको वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री आप बनेंगे और नेता विपक्ष भी आप बनेंगे। कोई दूसरा नेता विपक्ष भी नहीं बन सकता। आपने बीजेपी से हमारी दुश्मनी करा दी और सजा भी हमें मिल रही है, लेकिन मजे आप ले रहे हैं। यह अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए शानू ने कहा है। आपके मुंह से विधानसभा और लोकसभा में एक भी शब्द नहीं निकला। आप एक बार ही आजम खान से जेल में मिलने के लिए नहीं पहुंचे, दूसरी बार मिलने तक भी जहमत नहीं उठाई। क्या यह मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि अखिलेश जी आप नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए, वो सही है। शुरुआत में फिलहाल इस कार्यकर्ता का दर्द और आजम खान के मीडिया प्रभारी का जो दर्द है वो एक मीटिंग में कैसे छलका, वो आपको सुनवाते हैं। आपको हम दर्द सुनवाते हैं कि आखिर किस तरीके से शानू का दर्द उमड़ा है और दर्द को उमाड़ते हुए उन्होंने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि आखिर किस तरीके से अखिलेश यादव ही नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आएं। चाचा शिवपाल का गुस्सा अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी का एक और कुनबा टूटता और बिखरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान विधायक चुने गए हैं जेल से, और दर्द सुनवाते हैं कि आखिर क्या कहा शानू ने। कहाँ जाएं हम? किससे कहें? किसको अपने दिल का दर्द बताएं? किसको अपना गम बताएं? अरे हमारी तो वो समाजवादी पार्टी नहीं है जिसके लिए हमने अपना खून दे दिया। हमारे कायद मोहतरम वाली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने अपनी पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी में दी। अखिलेश यादव जी
तो एक कार्यकर्ता का दर्द सुन रहे थे आप, और जिस तरीके से आजम खान को लेकर वो बयां कर रहे थे। फसाहत अली खान शानू इनका नाम है और ये मीडिया प्रभारी भी हैं आजम खान के। आजम खान फिलहाल जेल में बंद हैं और वो विधायक पद की शपथ भी नहीं ले पाए। तो वहीं अखिलेश यादव पर, यानी कि समाजवादी पार्टी और अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तमाम उन्होंने आरोप जड़ दिए। किस तरीके से अखिलेश यादव नहीं चाहते कि खान साहब जेल से बाहर आए, ये शानू के शब्द हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव संपन्न होने के बाद और समाजवादी पार्टी के हार के बाद से लगातार कुनबा टूटता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से चाचा यानी कि शिवपाल यादव की नाराजगी सीधे तौर पर जाहिर की गई है। साथ ही अगर चुनाव से पहले की बात करें तो मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव नहीं चाहते कि दूसरे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी आगे बढ़ें या उनके दुख दर्द को समझा जाए। तो फिलहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे और तमाम पैनल से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ देशबंधु दीक्षित बीजेपी से जुड़े हुए, सर्वेश्वर पाठक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर है, आशीष चौधरी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष चौधरी जी, शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं, क्योंकि आपकी पार्टी का यह मसला है। लगातार जिस तरीके से नाराजगी जाहिर की गई है, समाजवादी पार्टी के ही एक कार्यकर्ता ने, कार्यकर्ता कहें या वरिष्ठ कार्यकर्ता के मीडिया प्रभारी ने नाराजगी जाहिर की है। सबसे पहले आपको अपने चैनल पर लाने के लिए आपको धन्यवाद। कार्यकर्ता का वो दर्द है, उनको ये पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी और आजम खान के क्या रिश्ते थे और क्या संस्थापक हैं, और उन्हें समाजवादी पार्टी ने जितना उसका मदद करने का पूरा प्रयास किया और समाजवादी पार्टी भी उन्होंने पूरी तरह से माननीय आजम साहब ने मदद भी किया। पार्टी में खड़े करने में आजम खान साहब के बहुत सपोर्ट था। कुछ चीजें होती हैं, कोर्ट का मामला है, उसमें आपको भी पता है कोर्ट के मामले में राजनीति नहीं की जा सकती है और राजनीति भी नहीं पाती है। लेकिन पूरी तरीके से आरोप ये लगाया गया है कि अखिलेश यादव अवहेलना कर रहे हैं आजम खान की। एक बार मिलने पहुंचे जब से वो जेल में बंद है, दूसरी बार मिलने भी नहीं पहुंचे। आप जानकारी, जेल में रह के उनको टिकट दिया गया, जेल में रह के 9 जीते, उनके बेटे को टिकट दिया गया और भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद की बात करती थी। इस भटके भी आजम खान साहब को पूरा सम्मान दिया गया, पिताजी को और बेटे को दोनों को टिकट दिया गया। ये सम्मान कहीं कम नहीं, उन्होंने अपने स्थानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने घर के टिकट काटे, लेकिन आजम साहब को टिकट दिया गया। ये सानू जी को जानकारी होनी चाहिए और जानते भी वो। तो ये सम्मान अगर उनका कहीं कम होता तो टिकट हो सकता, कर सकता था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ नया आजम साहब का सम्मान जो पहले था वो आज, अब कुछ मामले कोर्ट में है, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी तो कुछ कर नहीं सकते, उसमें जो मामला कोर्ट में कर सकते। ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उनके व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन आजम खान साहब का समाजवादी पार्टी में पहले भी सम्मान था, सम्मान रहेगा और सम्मान होगा। लेकिन जिस तरीके से जो बैठक चल रही थी उसमें जब वो बयान दे रहे थे मीडिया प्रभारी साहब, और उसके बाद से जो तालियों की गड़गड़ाहट थी वो कुछ और ही संदेश दे रही थी। आजम खान का जो गढ़ है रामपुर, वहां से परिवर्तन की नजर दिख रही है। चलिए लौटेंगे आपके पास आशीष चौधरी साहब। सर्वेश्वर पाठक जी, रुक आपकी ओर कर लेते हैं और समझना चाहेंगे कि आपसे कि क्या चाचा शिवपाल जिस तरीके से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि संस्थापक सदस्य हैं और आजम खान भी पूरी तरीके से संस्थापक सदस्य कहे जाएंगे समाजवादी पार्टी के। उनका जो कद है समाजवादी पार्टी में वो किसी से छिपा नहीं है, या उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका जो कद है वो भी किसी से छिपा नहीं है। भाई लगातार या तो वो विधायक रहे हैं या उनके घर से कोई विधायक रहा है या वो सांसद रहे हैं, ठीक है। और जिस तरीके से उनकी अगर 2017 की बात कर लें तो अब्दुल्ला आजम भी विधायक थे, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा भी विधायक थी और वो खुद सांसद थे। लेकिन जिस तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या आजम खान साहब अपने समर्थकों की ओर ध्यान देंगे और समाजवादी पार्टी से जिस तरीके से समर्थकों की नाराजगी है उससे कहीं ना कहीं कुछ और सियासी समीकरण बन सकते हैं क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में? देखिए, मैं मानता हूं कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो अखिलेश यादव के लिए बहुत अच्छी खबर होनी चाहिए। और आप शिवपाल यादव और आजम खान में तुलना मत करें। शिवपाल यादव
उनके एक तो रिलेशन में चाचा लगते हैं, ऊपर से उनके पिताजी के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला के पार्टी को खड़ा किया है। मैं मानता हूं आजम खान का उन्होंने ही कद बढ़ाया है केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक के लिए, लेकिन जो कद शिवपाल यादव का पार्टी में मुलायम सिंह के समय था वो आजम खान का कभी नहीं था। यह बात आप मान लीजिए। दूसरी बात कि आजम खान जैसे अपराधी पे अगर अखिलेश यादव को पहले ही संज्ञान ले लेना चाहिए। जेल में बंद था, उसका बेटा बेल पे आया, ठीक है, उसको आप टिकट दिए। जेल में बंद किए अपराधी को आप टिकट देते ही नहीं तो अखिलेश यादव की इमेज सुधरती। और कल अगर छोड़ के जाते हैं तो मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव के लिए एक बहुत अच्छी घटना है। वो उनकी पार्टी की इमेज तो सुधरेगी। बीजेपी के लोग उन पे हर समय आरोप प्रत्यारोप चाहे लगाते हैं कि अपराधियों को टिकट बांटता है, अपराधी को जगह दे रखे हैं। मुजफ्फरपुर दंगे में आजम खान का क्या रोल था? प्रशासन को डायरेक्ट फोन करता था कि नहीं, आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी है। आप सोच सकते हैं, एक भैंस के लिए उसने पूरी प्रशासन को लगा दिया था, भैंस के खो जाने पे। तो ऐसे नेता को यूपी की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसे नेता वापस ना आए यूपी के पॉलिटिक्स में तो यूपी की जनता के लिए बहुत भला होगा। और साथ ही साथ ये समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा कदम है कि जिस नेता के कारण वो बदनाम होती रहती है, अगर वो खुद ब खुद पार्टी छोड़ दे तो पार्टी पे इल्जाम भी नहीं आएगा और एक कलंक भी मिट जाएगा। लेकिन जैसे अभी सपा के प्रवक्ता ने कहा नहीं, उनका सम्मान है, सम्मान रहेगा, तो वो लगता नहीं है कि वो कलंक से निकलना चाहते हैं। सर्वेश पाठक जी, एक चीज और समझना चाहूंगा और उसके बाद देशबंधु दीक्षित जी को डिबेट में लूंगा कि आखिर जब आजम खान अगर समाजवादी पार्टी से अलग हो जाते हैं, उनका कुनबा जिस तरीके से नारा चल रहा है, फिर जो समाजवादी पार्टी जिस चीज के लिए एम बाई फैक्टर के लिए जानी जाती है, उसमें एम का क्या होगा? एम की बात केवल आजम खान के रहने से नहीं हो जाएगा भाई, और भी एम फैक्टर्स हैं भाई। आप देखिए बीजेपी लेकिन कहीं ना कहीं एम बाई फैक्टर में एम को लेकर आजम खान भी जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से उनकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति में जिस तरीके से पकड़ है और मुस्लिम बाहुल्य इलाके से वो आते हैं, मुरादाबाद की बात कर लें, संभल की बात कर लें, रामपुर की बात कर लें, बरेली की बात कर लें, ये तमाम, बिजनौर की बात कर लें, तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। ये देखिए, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो तो पार्टी से आदमी बनता है। आप इस बात को मान के चले। आजम खान को समाजवादी पार्टी ने बनाया है, आजम खान ने समाजवादी पार्टी को नहीं बनाया है। ओवैसी भी बहुत बड़ा लीडर है बिल्कुल मुस्लिमों का, और उनका क्या हाल हुआ? तो जो अपराधीकरण है, जो राजनीति का और जो आरोप समाजवादी पार्टी पे लग रहे हैं, अगर आज आजम खान छोड़ दे और एसपी सचमुच जनता के सरोकार के लिए लगी रहेगी, देखिए 5 साल तक तो कोई चारा नहीं है, 27 में ही सोचेंगे। लेकिन जो विधायक उनके बने हैं वो अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनेंगे, अपने क्षेत्र की जनता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे काम करने के लिए, तो जरूर वो आजम खान के बिना भी अखिलेश यादव चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर्वेश पाठक जी, चलिए देशबंधु दीक्षित जी की ओर को लेते हैं, डिबेट में ले लेते हैं। देशबंधु दीक्षित जी, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के मीडिया प्रभारी कहते हैं कि योगी जी सही कहते हैं कि अखिलेश यादव ही नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। कैसे देखते हैं आप इसे? जी देशबंधु जी। श्रीवर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज पहुंच रही है आपकी। नहीं, देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे जो कहा वो सत्य कहा, और यह भी आपको बता दूं, माननीय अखिलेश जी के ऊपर भी अभी माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदा हैं, और भी बहुत वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी में हैं जिन्होंने तन मन धन से समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया। और रही बात आजम खान की, देखिए वो एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जैसा कि अभी सर्वेश्वर पाठक जी ने कहा, देखिए पार्टी से आदमी है, आदमी से पार्टी नहीं है। देखिए शिवपाल जी ने कितनी समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत की, यह सर्वविदित है, और मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने समाजवादी पार्टी को
अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंचा है। लेकिन आज देखिए पार्टी छोड़ देने के बाद माननीय शिवपाल जी की हालत क्या है। उन्होंने अपनी एक नई पार्टी गठित जिसका आगामी 2019 के चुनाव में क्या हश्र हुआ। एक सीट उन्होंने 100 सीटें मांगी थी, 100 सीट के बाद भी माननीय अखिलेश जी ने उनको एक सीट दी। उसके बाद परिवार में इनके जो असंतोष और कलह चल रहा है वो सर्वव्यापी है। आपने देखा अखिलेश जी पूरे परिवार को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, परिवार में ही ये विचारधारा को एक नहीं कर पा रहे हैं और केवल डिक्टेटरशिप करके पार्टी नहीं चलती है। देखिए पार्टी में बड़ों को छोटों को सभी को समन्वय बना के चलना चाहिए। और रही बात अभी हमारे समाजवादी मित्र ने कहा परिवारवाद की बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। मैं ये नहीं कहता कि किसी के परिवार का पुत्र बेटा या पोता परिवार में नहीं आता। यदि वह योग्य है और उसने पार्टी के लिए मेहनत की है तो पार्टी समय समय पर निर्धारित करती है कि उसे कहां से टिकट दिया जाए या उसे संगठन में रखा जाए। परिवार में परिवारवाद का आरोप लगाना यह उनका मिथ्या भ्रामक आरोप है। और रही बात आजम खां की बात, देखिए आजम खां ने समाजवादी पार्टी के लिए जो किया उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने भी उनको समय समय पर विभिन्न पदों को सम्मानित करके उनको मान दिया। और रही बात आज वो कहते हैं कि ये उनका अंदरूनी मामला है कि अखिलेश जी चाहते हैं कि नहीं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन आपको बता दूं उन्होंने जितनी अवैध तरीके से और जितने गलत तरीके से आपने देखा होगा, चाहे शासन प्रशासन का दुरुपयोग हो, भैंस का किस्सा अभी कोई भूला नहीं है। और उसके अलावा भी अनैतिक तरह से अकूत जो संपत्ति अर्जित की है वह मीडिया बंधु और प्रदेश में सभी लोगों के जनमानस में है। तो इसलिए मैं यही कह सकता हूं यह उनका आंतरिक मामला है और असंतोष और आंतरिक कलह समाजवादी पार्टी में हाई है। देखिएगा फूट फूट के आएगी और एक दिन समाजवादी पार्टी टूट के बिखर जाएगी। यहाँ तक कि अपनी बेटे को बिना 25 साल की उम्र में विधायक तक बना लिया था देशबंधु दीक्षित जी। जी प्रियव्रत जी, उन्होंने अपने बेटे के लिए सोचिए दस्तावेज, कूट रचित दस्तावेज आए जिसका संज्ञान लेके उनकी सदस्यता भी रद्द की थी। तो अब ये आप समझ लीजिए पाप का ठीकरा फूट गया है और यह नाहक दबाव बनाया जा रहा है। और जो मीडिया प्रभारी द्वारा वक्तव्य दिया है ये केवल माननीय अखिलेश यादव की संवेदनशीलता प्राप्त करने के लिए दिया जा रहा है। और ये भी बता दें पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। आजम खां को जो कुछ मिला समाजवादी पार्टी में मिला, अगर वो पार्टी को बगावत करके छोड़ के जाएंगे तो आपने देखा उनके चाचा शिवपाल जी का क्या हश्र हुआ। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आज वो उत्तर प्रदेश में कहां है, नेपथ्य में चले गए। अपने बेटे को वह राजनीति में प्रतिस्थापित करने के लिए जगह जगह सौदेबाजी कर रहे हैं, लेकिन हर जगह उनको मुंह की खानी पड़ रही है। रही बात आजम खां की, तो यह उनका व्यक्तिगत फैसला है कि वो समाजवादी पार्टी में रहें अथवा उसे छोड़कर जाएं। लेकिन कोर्ट अपना न्याय करेगी और अभी भी देखिएगा बहुत सारे फैसले आने बाकी हैं। तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि विवेचना का विषय है, पूरी तरीके लेकिन से सुप्रीम वो कोर्ट रहे या पूरी जाए तरीके से ये कोई उनका सवाल नहीं उठा व्यक्तिगत सकता। मसला हो सकता है। चलिए चौधरी साहब, अगर बात की जाए तो आज जिस तरीके से अभी हम सबने उनका बयान सुना था जो मीडिया प्रभारी हैं, जिसमें वो एक पर्टिकुलर शब्द अब्दुल को लेकर टारगेट करते हुए नजर आ रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो अब्दुल्ला आजम को लेकर टारगेट कर रहे थे या मुस्लिम वर्ग को लेकर अब्दुल शब्द का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने आजम खान और अखिलेश के चक्कर में योगी जी से बुराई ले ली है, बीजेपी से बुराई ले ली है, हमारे ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, जेल जाएगा तो अब्दुल जाएगा, बुलडोजर चलेगा तो अब्दुल के ऊपर चलेगा, तो कहीं ना कहीं धर्म की भी राजनीति करते हुए समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। चौधरी साहब, व्यक्तिगत उनकी सोच है। आप व्यक्तिगत सोच को लेकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते चौधरी साहब। अगर वो उनका बयान आ रहा है कि योगी जी का हमारे पर बुलडोजर चला या हमारे पर कार्रवाई हो रही है, तो कुछ ना कुछ अगर उनके अंदर गड़बड़ियां हैं, कुछ ना कुछ गलत हैं, तभी उसके ऊपर होगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई आप समाजवादी पार्टी आप व्यक्तिगत बयान को लेकर चर्चा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपना पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं व्यक्तिगत बयान की आड़ में। चौधरी साहब, नहीं, ये उनका अंदरूनी मामला है ना, वो अंदरूनी मामला खुली बैठक में तो नहीं होता ना चौधरी साहब।
और उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट आ जाती है तो उस बयान को पुख्ता हो जाता है। वो तालियों से गड़गड़ाहट हो रही है, उनके सपोर्टर या उनके सहयोगी होंगे, उनके सहयोगी उनके सपोर्टर होंगे, तो वो तो जो जहाँ पे रहेंगे सपोर्टर रहेंगे उसको तालियों से कोई चीज नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हमने योगी जी से दुश्मनी ले ली। योगी से दुश्मनी कौन लेगा? वो एक मुख्यमंत्री हैं। दुश्मनी लेने की बात नहीं, विचारों की राजनीति होती है, अपने अपने दल होते, अपने अपने विचारों की राजनीति होती है। अगर वो क्या क्यों डर रहे हैं? अगर वो क्या कौन सा ऐसा गलत काम किए हैं जो योगी जी से डर रहे हैं? तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो रह रहे हैं अपने विचारों की, आज भी राजनीति कर रहे हैं, डिबेट में बैठ कर रहे हैं। चौधरी साहब, कहीं ना कहीं उसके बाद से समाजवादी पार्टी के नेताओं के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ये विचारों की राजनीति होती है। जहाँ पे मुझे लगेगा, समाजवादी पार्टी को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही, जनता के विपरीत अपना निर्देश कर रही है, जनता के विपरीत कोई चीज फैसला ले रही है, तो वहाँ समाजवादी पार्टी मुंह तोड़ से जवाब देने का विपक्ष में काम करेगी। और ये रोड पे और सदन में दोनों पे आपको दिखाई पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी, हमने क्या कहा, सारे दल होते अपने विचारों की राजनीति होती है। समाजवादी की विचारधारा अलग है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है, बीएसपी की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, अन्य पार्टियों की विचारधारा अलग है। समाजवादी पार्टी के हमेशा विचारधारा किसानों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की और शिक्षा पे और हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे, इससे हमेशा अच्छा फोकस काम करना चाहे कि उत्तर प्रदेश की जनता की कैसे किस तरह की। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा चौधरी साहब कि जब अभी चाचा शिवपाल यादव वोट डाल के आए थे तो पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि किसको वोट देकर आए। हालांकि गोपनीयता का मैटर होता था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हम नहीं खोल सकते सबके सामने। तो वो सही है, ये जो वोट मत होता है ये गोपनीय, तो इसको नहीं ओपन किया जा सकता है। और उसके बाद उन्होंने तो कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक है, चाचा को अगर कहीं कुछ लग रहा है कि उनके खुद के अच्छे दिन आने वाले हैं तो ये उनकी सोच है भाई, वो कहीं से उनको कुछ लग रहा होगा कि अच्छे दिन उनके आने वाले हैं तो बधाई हो उनको। अगर उनके अच्छे दिन आ रहे हैं तो बधाई हो। सभी लोग चाहते हैं, अगर हिंदुस्तान में कोई किसी से जुड़ा है या देश में जुड़ा है, अपने लोगों को सब लोग चाहते हैं कि उनके अच्छे दिन आए। अगर चाचा के अच्छे दिन आने वाले हैं तो समाजवादी पार्टी नहीं ला पाई चाचा के अच्छे दिन, जबकि संस्थापक सदस्य हैं बीजेपी में, उन्हें वो जगह मिल जाएगी क्या? जिस तरीके से वो उनकी चर्चाएं लगातार हैं कि बीजेपी में जाने की। अब ये क्या सच्चाई है? बीजेपी के लोग जा सकते हैं और शिवपाल चाचा जी जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी बिल्कुल पल्ला झाड़ देती है ये कह के कि ये बीजेपी जान सकती है, जबकि मनाने की कवायद चाचा को तभी होती है जब चाचा की जरूरत होती है, जब चाचा का वोट बैंक चाहिए होता है, जब चाचा से समर्थन चाहिए होता है। सर्वेश पाठक साहब, चाचा एक लौटेंगे चौधरी साहब आपके पास, बहुत बड़े नेता हैं, उनका अपना आपने सही बोला। आपने सही कहा कि चाचा की जरूरत, देखिए 2022 में अभी जो इलेक्शन हुआ है यूपी का, उसमें अखिलेश यादव जी ने सभी के साथ गठबंधन कर लिया और लास्ट में देख लिया कि उनका पलड़ा अभी भी ऊपर नहीं उठ रहा है। तब वो शिवपाल सिंह यादव जी के पास गए और उसके बाद जो फोटो मीडिया में रिलीज हुई उसमें वो गर्मजोशी नहीं थी, कहीं अखिलेश यादव की कुटिलता अंदर ही झलक रही थी और ये लग रहा था कि ये जो गठबंधन कर रहे हैं एक अवसरवादी गठबंधन है। और चाचा इतने सरीखे पॉलिटिशियन, इतने एक्सपीरियंस शिवपाल सिंह यादव, वो भतीजे की मन की इस कुटिलता को, वो चतुरता को समझ नहीं पाए। देखिए आज जो शिवपाल सिंह यादव जी के साथ अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो शिवपाल सिंह यादव उसके लिए खुद कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जब मुलायम सिंह यादव ने जो सत्ता सौंपने की चाहिए थी अखिलेश यादव जी को, तो शिवपाल सिंह यादव उसके लिए विरोध किए थे पार्टी में, वो अखिलेश यादव कैसे भूलेंगे। लेकिन ठीक है, एक विरोध हुआ था, लेकिन उसको अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल के पूरा कर लिया, अपना कुनवा मन शांत कर लिया। और फिर जब आप अपने चाचा को अपने अवसरवादी के लिए आपने पार्टी में शामिल कराया, तो क्या कम से कम चाचा होने के नाते उनका इतना भी मतलब एक सम्मान नहीं करना चाहिए? तो उनके पास कोई उपाय नहीं है, कहाँ जाए?
वो अपनी पार्टी खड़ी किए थे, वो पार्टी के सीट पे भी नहीं जीत के आए, समाजवादी पार्टी के सीट पे जीत के आए। तो फिलहाल अभी वो जो एक एमएलए हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं, टेक्निकली अगर माना जाए तो। साइकिल के चुनाव चिन्ह पे उन्होंने चुनाव लड़ा था पाठक जी। जी, तो वही कह रहा हूं ना कि टेक्निकली तो वो समाजवादी पार्टी के ही 125 एमएलए में एक एमएलए हैं। और वो अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ करते हैं तो समाजवादी पार्टी उन्हें पार्टी से निकाल भी सकती है, तो उनकी सदस्यता भी जाती रहेगी। लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपसी रिश्तों में खटास तो आती है, लेकिन राजनीतिक रिश्तों में भी खटास आ जाती है। इससे राजनीति कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और कड़वाहट से आ जाती है। देखिए, कड़वाहट तो पहले से ही थी। उस कड़वाहट को इसलिए मिटाया गया कि अखिलेश यादव इस भ्रम में थे कि यूपी की जनता उन्हें वापस चुन के ले आएगी। लेकिन जो 12 से 17 में जो उनका कार्यकाल था और जैसे जैसे कांड किए थे, वो यूपी की जनता कभी नहीं चाहेगी कि वैसे नेता के हाथ में यूपी का शासन जाए। और अभी भी वही हाल है, तुष्टीकरण हो, अपराधियों से साठगांठ हो, अपराधियों को टिकट बांटना हो। तो अगले शिवपाल सिंह यादव को पार्टी में शामिल करना, उनका जो वोट बैंक है, यादव के वोट बैंक पे यूपी में शिवपाल सिंह यादव जी का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल, ये आप मान के चलिए कि भाई मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव जी ने पार्टी को खड़ा किया। और जिस समय मुलायम सिंह यादव थे तो वो भैया के रूप में पार्टी में जाने जाते थे। और जो पावर जो सेंटर कहता है, मुलायम सिंह यादव जी के पास शिवपाल सिंह यादव जी के पास था। तो वो पावर सेंटर रहने के कारण पार्टी में उनका वर्चस्व है। और वही पार्टी जो पावर सेंटर बन गया, जब अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बने तब चाचा के नाम से मशहूर हुए। लेकिन और अखिलेश यादव जी यही पावर सेंटर उनके हाथ में नहीं जाने देना चाहते हैं। उनको कहीं डर है कि अगर वो पार्टी में रहे, घुल मिल गए कार्यकर्ता और पूरा सपोर्ट आ गया तो वो कहीं उन्हीं के लिए फिर वापस घातक न साबित हो जाए। लेकिन सर्वेश्वर पाठक जी, जिस तरीके से चाचा की छवि है भाई, घर में तो छवि होगी भाई, इटावा, मैनपुरी, सैफई, कन्नौज, फर्रुखाबाद और ये तमाम जिले ले लीजिए, यहाँ पर तो चाचा बिल्कुल मशहूर है। किसी भी सीट से मुझे लग रहा है कि वो लड़ लें, जीत दर्ज होगी। देखिए, जीत तो दर्ज होगी। उन्होंने अखिलेश यादव को जीतने में भी कड़हल से कितनी मदद की। बिल्कुल, पूरा बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। अखिलेश यादव के पिताजी से ज्यादा वो वहां पर पहुंचे थे। इतनी बार तो मुलायम सिंह यादव नहीं पहुंचे वहां पर, कैंपेनिंग की है अखिलेश यादव के लिए। इतनी बार तो मुलायम सिंह यादव कैंपेनिंग करने नहीं पहुंचे जितनी बार शिवपाल हमें मंच पे नजर आए थे। आप वही बात सोचिए, लास्ट में जब अखिलेश यादव को कोई नहीं, कुछ नहीं सूझा तो तुरुप का इक्का होता है, मुलायम सिंह यादव जी को लाके मंच पे डाल दिया और उनका इमोशनल अपील काम कर गया और वो वहां से चुनाव जीत गए। चलिए देशबंधु तो नहीं तो लौटेंगे सर्वेश्वर पाठक जी। देशबंधु जी, देशबंधु जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी बात रखिए अपनी। नहीं, प्रियव्रत जी, जैसा कि सर्वेश्वर पाठक ने कहा, मैं उसी बात में आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ शिवपाल जी ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और ये संस्थापक सदस्यों में है। जब पार्टी की स्थापना हुई तब से आज तक आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में देख लीजिए, सांगठनिक क्षमता जो हो उसमें शिवपाल जी का एक कद है और मुलायम सिंह के बाद नंबर 2 की पोजीशन पे वो थे। और रही बात, जब से सत्ता हमारे माननीय अखिलेश यादव ने संभाली तब से न वो पार्टी के वरिष्ठ जनों को सम्मान दे पाए और न कनिष्ठों को वो सम्मान दे पाए। देखिए, केवल पार्टी में बड़े और छोटों का एक समन्वय होता है। अगर हमें बड़ों के अनुभवों का लाभ लेना चाहिए तो छोटों की ऊर्जाओं का भी समावेशी वो होता है। और माननीय शिवपाल जी ने देखा होगा, जब भी मुलायम सिंह के साथ रहे, संगठन से लेकर सत्ता के शीर्ष तक जब भी वो रहे, कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे छोटी से छोटी समस्या रही चाहे बड़ी से बड़ी समस्या रही, वो हमेशा मुलायम सिंह के साथ खड़े रहे। यहां तक कि 2022 के चुनाव में भी आपने देखा, उन्होंने भतीजे को आशीर्वाद दिया और खुले मन से आशीर्वाद दिया कि मैं नेतृत्व स्वीकार करता हूं। लेकिन कहीं नहीं कहीं अखिलेश के मन में छल था,
वो चाहते थे अभी मैं शिवपाल चाचा का आशीर्वाद प्राप्त कर लूं और एक बार मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंच जाऊं और फिर इनको साइड लाइन चढ़ा दूं। तो देखिए परिवार में ऐसा नहीं चलता है। शिवपाल जी के द्वारा किए गए कार्यों द्वारा भी समाजवादी पार्टी को भी ऊंचाइयां मिली हैं और उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए। लेकिन पारिवारिक कलह को बढ़ावा देने के, आप अपर्णा यादव, चाहे श्रीमती अपर्णा यादव का केस देख लीजिए। देखिए जब अपने परिवार को ही आप नहीं संभाल पाएंगे तो पार्टी क्या संभाल पाएंगे। और दूसरी बात, वो परिवार के वरिष्ठ हैं, समाजवादी पार्टी में भी उनका एक कद है और उनको सम्मान मिलना चाहिए। और मुलायम सिंह ने जब भी देखिए सत्ता के शीर्ष में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संभाला, नंबर 2 पर हमेशा शिवपाल रहे और उन्होंने हमेशा समाजवादी पार्टी के हित में काम किए। सत्ता के चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़े से बड़ा हो, शिवपाल जी का तो मिला ना देशबंधु दीक्षित लेकिन जी, आज सम्मान तो देखिए मिला। उनको हर जगह माननीय अखिलेश यादव ने अपमानित ही किया। अगर उन्होंने नेतृत्व स्वीकार भी किया लेकिन इन्होंने न चाचा का सम्मान दिया और न वरिष्ठ समाजवादी नेता का सम्मान मिला। नहीं, सम्मान तो तो दिया नेता ना के रूप देशबंधु में भी दीक्षित वो जी। हमेशा समाजवादी पार्टी में भी कुंठित और अपमानित होते रहे और चाचा के रूप में भी अपमानित होते रहे। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए आपको वरिष्ठों को भी सम्मान, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे नेता हैं, आपने देखा होगा अखिलेश जी ने न उनके अनुभवों का लाभ लिया, न उनको सम्मान दिया और उनको पार्टी से साइड लाइन, और इसीलिए पार्टी में भी कहीं ना कहीं असंतोष है। और मैंने आपसे कहा भी था, त्रिवर्ती चुनाव से पहले भी कई डिबेट थी, मैंने कहा था 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो देखिएगा ये एक अवसरवादी महागठबंधन तैयार था जो सत्ता की लोलुपता थी, और देखिए सत्ता मिली नहीं, चुनाव में हार का ठिकरा है। और इस प्रकार के विवादास्पद अभी दृश्य देखिएगा, अभी तो 2027 तक 5 वर्ष का कार्यकाल है, फूटेंगे ही। और इसमें माननीय अखिलेश यादव को मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले परिवार को संभालें और फिर संगठन को संभालें, तब वो प्रदेश को संभालने की जिम्मेदारी प्रदेश की जनता देगी। क्योंकि प्रदेश की जनता देखिए आज उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, वो समझ रही है कि जो अपने परिवार में समन्वय नहीं स्थापित कर पा रहा है, जो पार्टी में सबको संतुष्ट और जहां संतोष और कला का ठीकरा फूट फूट के निकल रहा है, वो प्रदेश की जिम्मेदारी निभाने में अभी पूर्ण रूप से असक्षम है। और पहले ये उसको ठीक ठाक करें और तब फिर आगे विचार किया जाएगा और 2027 में फिर जनता सोचेगी कि इनके साथ क्या किया जाए। चलिए चौधरी साहब, सम्मान तो मिला ना चाचा को 2012 विधानसभा चुनाव से पहले, 2022 विधानसभा चुनाव से पहले? नहीं प्रियव्रत जी, ये सम्मान नहीं होता है। आपने देखा होगा उन्होंने बड़े खुले मन से स्वीकार किया, स्टार प्रचारक बनाया गया। और अभी सर्वेश्वर जी ने कहा एक बार कि करहल में भी माननीय अखिलेश जी के चुनाव में भी उन्होंने देखिए पूरे परिवार से, संगठन के एक एक छोटे कार्यकर्ताओं का आह्वान किया और उनको जिताओ। लेकिन कहा 100 सीट के बाद उनको 1 सीट तक सीमित रहने वाली, वो अपने पुत्र के लिए भी टिकट मांग रहे थे, उसका भी नहीं, चुनाव में उनका कहीं उपयोग नहीं किया गया। एक आदमी जो सोचिए सार्वजनिक जीवन में 50 वर्ष से ज्यादा उन्होंने समाजवादी पार्टी को दिया और उनका 2022 के चुनाव में कहां उपयोग है? कहीं उपयोग नहीं, उनके अनुभवों का कहीं उपयोग नहीं किया गया। सांगठनिक क्षमता उनकी इतनी अच्छी रही जिसका विपक्ष भी कायल है, लेकिन उसका भी उनका उपयोग नहीं हुआ। और श्रीमती अपर्णा यादव का आपने केस देखिया कि वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ही आ गई। तो देखिए पहले परिवार की एक विचारधारा होती, परिवार में बैठ के तालमेल बनाना चाहिए और हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान, देखिए उनका भी अनुभव रहा, उनका भी समाजवादी पार्टी में बड़ा योगदान रहा। और बाकी रही बात आजम साहब की बात, तो इनके कुकर्मों का तो आपने ठीकरा देखा। और वो बात अब्दुल्ला की थी, अपने पुत्र को अब प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। उससे पहले भी इन्होंने देखे बहुत ही गलत तरीके, अवैध तरीके से इन्होंने टिकट दिलाया, जिसके कारण इनको पुत्र को बर्खास्तगी का सामना करना पड़ा। और बहुत सारे कुकर्म हैं, आपने देखा विश्वविद्यालय के नाम, शिक्षा के नाम पे इन्होंने जो विश्वविद्यालय है वहां कितने अवैध तरीकों से किसानों की जमीनें कब्जा कर ली और शासन प्रशासन का बड़ा दुरुपयोग किया। तो इस मामले में मैं ज्यादा कुछ वक्तव्य नहीं कहूंगा, मीडिया बंधु और हमारे प्रदेश की जनता आप सब जानती है, तो सर्वविदित है, तो इससे लिए ज्यादा क्या कहूं। लेकिन आपको पहले परिवार और पार्टी संभालनी चाहिए, फिर प्रदेश के नेतृत्व के बारे में सोचा जा सकता है। चलिए लौटेंगे, अन्यथा जो है जो हार है वो जो है 27 में वो अनवरत जारी रहेगी। लगातार लौटेंगे आपके पास। चौधरी साहब, तमाम आरोप जड़ दिया आपकी पार्टी पर, आपके पार्टी के दोनों नेताओं पर, दोनों क्या तीनों नेताओं पर, शिवपाल यादव पर, अखिलेश यादव पर और आजम खान पर।
पहले तो मैं इनको भाई सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं जरूर बताना चाहूंगा, परिवार के टिकट काट रहे हैं तो ये कह रहे हैं परिवार वालों का मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, परिवार के लोगों को टिकट दे रहे हैं तो परिवारवाद की बात करते हैं। समझ में नहीं आता ये भारतीय जनता पार्टी कराना क्या चाहती है और कहना क्या। नहीं, करना तो आपको है ना, डिसीजन तो आप ही लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को तो डिसीजन लेना नहीं है, वो तो भाई अखिलेश यादव के पास आएंगे नहीं कि इनको टिकट दो, इनको मत दो। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम टिकट नहीं देते तो कहते परिवार के लोगों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, टिकट नहीं। अगर टिकट दे देते हैं तो कहते परिवारवाद कर रहे हैं। माननीय उनको तो अफसर ही चाहिए ना कि सम्मान देना अलग बात है और टिकट देना अलग बात है। वो अपने खून है चाचा, उनका सम्मान करना अलग बात है, जानकारी हो। और टिकट देना अलग बात है। जिस अपेक्षा से जितने टिकट चाहते हैं, अगर टिकट वो नहीं मिलते तो उनको लगता है कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा। तो बात तो यही आगे उन्होंने तो शांतिपूर्वक तरीके से, अगर शिवपाल यादव की बात करें तो उनको एक टिकट दिया गया महज, वो भी उनका खुद का, तो उन्होंने शांतिपूर्वक उस पर भी कोई मलाल नहीं रखा अपने दिल में और भतीजे का पूरा सम्मान किया। लेकिन चाचा को कहीं ना कहीं मलाल अब जरूर है कि उन्हें जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में उनकी अवहेलना की जा रही है, उन्हें ये बताकर उन्हें मीटिंगों में नहीं शामिल किया जा रहा है कि आप तो भाई दूसरे गुट के हो। भाई गुट तो तभी होगा जब दूसरे गुट के चुनाव चिन्ह पे आप चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो आपके चिन्ह पे लड़ते हैं और अब वो गुट दूसरे गुट के हो जाते हैं। ये कहाँ तक सही है भैया? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक चाल नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो है ये, रख लेते हैं, सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। लेकिन आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर वो दूसरे गुट के कैसे हो जाते हैं? आपकी पार्टी के वो वरिष्ठ नेता रहे हैं, हालांकि प्रस्ताव बना ली उन्होंने, लेकिन उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव तो आपकी ही पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़ा है। आप जयंत चौधरी को अलग कर दीजिए, मान लेंगे कि हाँ भैया उन्होंने नल के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा है, उनके जो भी टिकट थे नल के चुनाव चिन्ह पे लड़े हैं। लेकिन शिवपाल यादव तो साइकिल पे सवार थे, पूरी तरीके से साइकिल पे सवार थे, साइकिल के सिंबल से चुनाव लड़े। लेकिन उनका एक अपना दल है, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इसको नकारा तो नहीं जा सकता ना। उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चाचा जी की है, वो तो उनके साथ है, उसको नकारा नहीं जा सकता। तो हम तो कह भी सकते ना कि हमारे चाचा है, विधायक हैं, लेकिन उनकी एक अपनी पार्टी भी, ये भी तो कह सकते हैं। अरे ऐसा नहीं होता मित्र, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने जब, आप मेरी बात सुनिए, माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया तो उसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का विषय नहीं है। और देखिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट, पेपर में देखे, साइकिल के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी प्रगतिशील का संबंध नहीं जोड़ा सकता। दूसरी बात बताऊं, आज अभी तो ये नहीं लिखा आता शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के विधायक समाजवादी पार्टी के, न कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यह बात तो आप मीडिया चैनल पे बोले, ये देखिए बड़ी हास्यास्पद और मिथ्या बात होती है। चौधरी साहब इस हिसाब से तो इन्हें बीजेपी वालों को तो मेरा उन्होंने माननीय अखिलेश यादव के शीर्ष नेतृत्व को स्वीकार कर लिया और चुनाव से पहले भी आपने देखा कि उनको मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने आशीर्वाद किया, उनके नेतृत्व को स्वीकार किया और फिर उनको टिकट, और उन्होंने जो सूची भेजी थी नहीं दिया तब भी उनको स्वीकार रहा। उन्होंने 100 की सूची दी, बाद में उनको एकमात्र टिकट उनको दिया गया। तो उन्होंने तो अपनी पार्टी की कभी बात नहीं की। दूसरे उनके पुत्र को टिकट नहीं दिया तब भी उन्होंने स्वीकारोक्ति की। और अब तीसरी बात मैं आपको बता दूं, वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। नहीं, संवैधानिक पढ़ है। आज भी आपको बता दूं, वो सदन में बैठेंगे तो समाजवादी पार्टी के विधायक होंगे, न कि प्रगतिशील समाज। तो उसकी तो बात है। आपको संजय निषाद को भी कैबिनेट में नहीं शामिल करना चाहिए अगर ये सही बात है तो। जी, इस हिसाब से तो आपको संजय निषाद को भी नहीं कैबिनेट में शामिल करना चाहिए अगर ये सही बात है, जिस हिसाब से शिवपाल यादव को ये बैठक में नहीं शामिल कर रहे हैं। प्रिय व्रत जी, देखिए आपने जो संजय निषाद, माननीय संजय निषाद की बात की, तो वो उनकी एक पार्टी है और उन्होंने गठबंधन किया, वो हमारा सहयोगी दल है। क्लियर करना चाह रहा हूं भाई। अनुप्रिया पटेल है वो, नहीं देखिए उन्होंने वो हमारे सहयोगी दल हैं। अनुप्रिया पटेल हमारी सहयोगी दल है। लेकिन आपको जहां बात होगी माननीय शिवपाल जी की, तो वो आप भी सदन में, आप प्रियव्रत जी भी, ये क्लियर है कि वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और वो उसी का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये बात कहना गलत कि प्रगतिशील ये बात कहां से उनकी सही पार्टी है, है? लेकिन उन्होंने ये बात कहां से सही है कि आप कैबिनेट में शामिल कर लेते हैं और ये विधायक दल की बैठक में भी शामिल नहीं करना चाह रहे? हाँ, नहीं आप यह बताइए, ये इतने बड़े कद का नेता जो मुलायम
सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा, जिसने अपना संपूर्ण जीवन या कहते पूरा जीवन समाजवादी पार्टी के को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, आज उसको पार्टी की विभिन्न महत्वपूर्ण मीटिंगों में नहीं बुलाया जाता है, उसकी अवहेलना की जाती है, उसकी बात को सुना नहीं जाता है, उसको कहीं पे सम्मान नहीं दिया जाता है, हर जगह अपमानित किया जाता है। तो वो क्या करेगा? कुंठित और विक्षिप्त होकर आदमी बयान देगा ही पूरी तरीके से। और राजनीति में कहा जाता है सब कुछ जायज है, चाचा भतीजे का रिश्ता छोड़िए, बहू पूरे परिवार से अलग होकर बैठ जाती है कुंठित होकर, यही है ना। सर्वेश्वर पाठक जी, आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर 2017 में शायद यही वजह रही थी कि उनकी अवहेलना की जा रही थी शिवपाल यादव की, और शिवपाल यादव की अवहेलना के चलते वो प्रसपा उन्होंने बना ली थी, क्योंकि बीजेपी के साथ अलायंस करना उन्होंने सही नहीं समझा। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इतनी बड़ी बेइज्जती, इतना अपमान शायद शिवपाल यादव सह नहीं पाए, और प्रसपा को जिस तरीके से जनता ने नकार दिया, तो शायद यही वजह है कि बीजेपी की ओर रुख अपनाते दिख रहे हैं चाचा शिवपाल, अच्छे दिन के कयास लगा रहे हैं इस बार बीजेपी से। देखिए प्रियव्रत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ठीक है 2017 में उन्होंने सोचा कि अपनी पार्टी बना के कुछ किया जाए, और वो अपनी सीट पे तब पर भी जीते थे। अभी भी वो अगर समाजवादी पार्टी के उस पे आए तो उनको एक ही सीट दिया गया। देखिए वो इस होप में आए कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब सारे मतभेद को भुला के वापस परिवार में आते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव जी को अपना नेता चुना और पूरे मन से कहते रहे हमारा मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव जी ही है। अब जब आप सब कुछ समर्पण कर रहे हो पार्टी के लिए, पार्टी को जिताने के लिए, और बदले में जो भतीजा है वो इतनी चपलता चलता है, चतुराई से आपका उपयोग कर लेता है और बाद में आपको निकाल के फेंक देता है, तो ये अपमान जो है कितने दिन तक, भले उन्होंने जो गलती की थी, लेकिन किसी का भी एक सहने की क्षमता होती है। अरे आप अपने विधायक दल के पार्टी को बुला रहे हो, आप के घर के चाचा हो, उसी के सिंबल पे लड़े हो और उसको नहीं बुलाओगे, और जिस दिन दूसरे पार्टी के साथ मीटिंग भी कर रहे हो, लेट उनको खबर जा रही है, तो उन्होंने तो जानबूझ के नहीं आया उस दिन। चलिए सर्वेश्वर पाठक जी, मुद्दा तो वो जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार अवहेलना कर रहे हैं अपनों की, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को एक स्टैंड दिया, चाहे वो चाचा शिवपाल की बात कर लें या आजम खान की बात कर लें, क्या अखिलेश यादव को अपनी राजनीति का भी डर सता रहा है कि कहीं ये लोग आगे आ गए? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के मीडिया प्रभारी ने आरोप लगाया अपनी अवहेलना का, मुस्लिमों की अवहेलना का आरोप लगाया, तो कहीं ना कहीं क्या अखिलेश यादव को डर लग रहा है कि ये वरिष्ठ नेता अगर आगे आ गए तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति भी खट्टे में पड़ सकती है? नहीं, देखिए प्रियव्रत जी, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करके बताता हूँ। आजम खान का मामला अलग है, शिवपाल सिंह वाला जो पावर सेंटर में बोल रहा था, वो मामला यहाँ पे सचमुच है, वो अखिलेश यादव सचमुच डर रहे होंगे, लेकिन आजम खान को तो उन्होंने प्रॉपर सम्मान दिया है। अब क्या वो डेली के डेली आजम खान से जेल में मिलते जाए, जेल में मिलने जाए, तरीके से आरोप लगाया तो गया उनकी राजनीति, उनकी जो राजनीति का जो करियर है वो खत्म नहीं हो जाएगा कि एक अपराधी से प्रदेश का नेता गाहे बिगाहे जेल में मिलने चला जाता है। भाई किसने कहा था आजम खान को कि तुम इतनी गड़बड़ी करो, दूसरे की जमीन हड़पो, गरीबों को सताओ? लेकिन भाई अखिलेश यादव पे तो कोई आरोप नहीं है ना कि उसने कोई किसी की जमीन हड़पी है। माननीय योगी जी ने तो बुलडोजर नहीं चलवाया अभी तक उनके किसी भी संपत्ति पे। तो आजम खान ये अपना वो नैरेटिव सेट करने के लिए अपने गुर्गे से ये बात कहलवा रहा है, ये आप बात मान के चलो। और आज मैं लिख के देता हूँ कि आजम खान का प्रॉपर सम्मान किया है। भाई जेल में बैठा बंदा है, उसको आपने टिकट दिया, उसके बेटे को टिकट दिया, और सब पार्टी के सिंबल पे जीत के आ रहे हैं, तो आप क्या सम्मान होता है? चौधरी साहब कह रहे हैं उनके व्यक्तिगत ये विचार हो सकते हैं। व्यक्तिगत विचार तो मैंने कभी नहीं मानता, वो गुर्गे को बैठाया जाता है। राजनीति में ये सब चीजें सेट करी जाती है।
अपना महत्व रखने के लिए, अपना महत्व जताने के लिए पार्टी में। चौधरी ये साहब, बात आप मान के चलिए। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी छोड़ के गया और सैनी और भी 2-4 नेता, तो उन्होंने कैसे हवा बहा दी कि बीजेपी जो है वो दलितों पे अत्याचार करती है, दलितों की बात नहीं सुनती है, ओबीसी की बात नहीं सुनती है। तो वो अपना नैरेटिव सेट कर रहे थे। यहीं पे आजम खान भी अपना अलग नैरेटिव सेट कर रहा पार्टी में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए। बिल्कुल। तो शिवपाल सिंह का मामला अखिलेश और आजम खान का मामला अलग अलग है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ आपने पे विश्लेषण दिया प्रॉपर है, अपमान हो रहा है शिवपाल सिंह यादव का, लेकिन वही आजम खान को प्रॉपर सम्मान दिया गया है अखिलेश यादव द्वारा। बिल्कुल। जो MY फैक्टर है, मुस्लिम वोट बैंक, उसके लिए उन्होंने प्रॉपर उसको सम्मान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो अपने घर के लोगों को उन्होंने अपमान किया, भरपूर अपमान किया है, उसी का नतीजा था। केवल अपर्णा यादव ही नहीं निकली है, मुलायम सिंह यादव के एक समधी भी निकल के बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय दीक्षित साहब बता सकते हैं इसके बारे में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो केवल वो अपने घर के ही लोगों को अपमान कर रहे हैं, बिल्कुल, बाकी के लोगों को प्रॉपर सम्मान दे रहे हैं वो। बिल्कुल चौधरी साहब। चौधरी साहब, नहीं, घर में ही फूट पड़ी हुई है, बाहरियों को पूरा सम्मान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा रही कि घर में फूट डालो राजनीति को, अंग्रेजों वाला इनके चौधरी जी आप हमेशा भारतीय, आप समाजवादी पार्टी की बात करें, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आप भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है समाजवादी पार्टी हर पद का रात में सम्मान करती, सताता है। सबको सम्मान देना चाहती। घर का व्यक्ति है उसका भी सम्मान, बाहर का जो व्यक्ति है उसका भी सम्मान। और जाहिर सी बात आपने हमेशा देखा हो कि बाहर अगर कोई हमारे यहाँ घर आया तो पहले अगर उसको मेहमान के तरीके से पहले हम सम्मान देते हैं। घर का व्यक्ति भी घर का होता है, लेकिन अगर बाहर से आए हुए व्यक्ति को अगर हम ज्यादा सम्मान दे देते हैं, घर के लोग अगर नाराज होते तो ये गलत चीज है। क्योंकि पार्टी एक लोगों को सम्मान दिया आपने, आप बताइए। पार्टी एक लोगों को चलती नहीं, पार्टी सारे लोगों से, सभी जाति सभी धर्मों से चलती है। श्रीमती अपर्णा यादव ने पार्टी छोड़ दी है, चाचा शिवपाल का आपने क्या हश्र कर रखा है, कहाँ सम्मान दिया आपने बताइए। पार्टी के और भी वरिष्ठ नेता तमाम रहे जिनके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाजवादी पार्टी के उत्थान में लगा दिया, उनके अनुभवों का लाभ न लेने से आप उनके अनुभवों से डरते हैं। आप उनका राजनीतिक लाभ उठा सकते थे, आपकी पार्टी उनको आशीर्वाद प्राप्त कर सकती थी, चुनाव में उनका अच्छी तरह जो है आप समावेशी। सर्वेश्वर जी, कुछ चीजें हम लोग बैठ के यहाँ डिबेट कर सकते हैं। की बात करते जो इतनी बड़ी पार्टी चलाता है उस जगह पे कभी आप बैठ के देखोगे तो जाहिर सी बात सबके मन की नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी प्रयास तो कर सकता, जो राष्ट्रीय नेतृत्व तो प्रयास करता है सबके मन का हो, लेकिन सबके मन का नहीं हो सकता। विकास कर रही है उसको, क्योंकि उसका जो टीम होती है वो पूरा परिवार की तरीके होती है, उनके लिए अपना ही नहीं, जो जितनी टीम होती है वो सब उनका परिवार। पहले अपनी पार्टी तो सबको सम्मान देने का काम किया जाता है। उसमें किसी को लगता है कि हमारा अपमान हो गया, मेरा कहना नहीं चल रहा, तो जब उस कुर्सी पे कोई बैठेगा तो सबको डिबेट हम लोग आप तो बैठ के कर सकते हैं। जब इतनी बड़ी पार्टी चलाना हो, जो चलाता हो उससे पूछो कैसे चला पड़ता। हर इंसान हर पार्टी का मानते हैं कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा चौधरी साहब। अपनी उम्मीद बनाए रखते हैं। चौधरी साहब ये मानते हैं क्या, न उतर पाओ तो नाराज हो जाते हैं। चौधरी साहब ये मानते हैं क्या कहीं कि बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और संभाल नहीं पा रहे हैं अखिलेश यादव जी? नहीं, संभालने वाली बात नहीं है, वो बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, बहुत सारे लेके चलने, वो सभी जाति सभी धर्म को लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं और चल भी रहे हैं। लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता या कोई नेता उसमें अपनी उम्मीदें ज्यादा जता रहा है, उसकी उम्मीदों पे बराबर उम्मीद के बराबर नहीं हो पा रहा है, तो उससे उसको लग रहा है कि मेरा मान सम्मान घटता जा रहा या मेरे लिए कुछ किया नहीं जा रहा, तो ये नहीं सोचना चाहिए। हमें त्याग की भावना हमेशा रखना चाहिए। कोई भी आप अपना परिवार ले लीजिए, अगर परिवार में एक मुखिया है और सारे लोग उसको सपोर्ट और कोऑपरेट करते रहें तो परिवार अच्छा चलेगा। अगर सारे लोग उस मुखिया से उम्मीद बना के बैठ जाए, 4 भाई 5 भाई हों कि हमें ये करा दो वो करा दो, तो ये वो आसपास समाज के लोग आप जहाँ रहते हैं उनके पड़ोसी अन्य लोगों भी तो उनको समझना है। तो अगर आप विश्वास अपने मुखिया पे है, आप बिल्कुल पूरी तरीके से मुखिया के ऊपर परिवार को लेकर जिस तरीके से आपने एग्जाम्पल दिया, मैं भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक बच्चा जब छोटा होता है तो पिताजी उसके उस पर
लाखों रुपए फूंक देते हैं उसके पढ़ाई के नाम पर। लेकिन वही पिताजी जब बच्चा सफल हो जाता है तो उससे उम्मीदें लगाते हैं कि हाँ अब ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन उस पिता के ऊपर क्या बीतती होगी जब बेटा पलायन करके बाहर चला जाता है और दो पैसे के लिए पिताजी मोहताज हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप? अगर अगर ये गलत कर रहा तो वो जायज बात गलत है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष साहब अपने चाचा का ही सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। और अब तो एक और आरोप लग गया कि आजम खान जो वरिष्ठ नेता हैं उनके ऊपर भी आरोप नहीं उनकी भी अवहेलना की जा रही है। जो कह रहे हैं वो उनको गलत फहमी, उनका व्यक्तिगत है, वो सोच सकते हैं। माननीय आजम साहब का भी बराबर सम्मान है। और ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरोप लगाती रही कि समाज आजम खान का बहुत बड़ा वर्चस्व है, आजम खान साहब का बहुत ज्यादा आजम खान साहब की चलती, ये भी आरोप लगाती भारतीय जनता पार्टी लोग। आज वही लोग जो लोग डर रहे हैं तो वो लोग बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। जब सरकार में थे तब अखिलेश यादव जी अच्छे थे, आज सरकार में नहीं तो अखिलेश यादव जी गड़बड़ हो गए। तो बने के साथी सब होते हैं, बिगड़ने के साथी कोई नहीं होता। जो बिगड़े का साथी हो वही अच्छा साथी माना जाता। लेकिन बिगड़े का साथी तो तभी बनेंगे जब पूरी तरीके से सम्मान होगा। दूध की तरह मक्खी निकाल के अगर फेंक दी जाएगी तो क्या होगा हाल? नहीं, आप हमेशा जान ले, जो मुखिया हो अगर वो कोई डिसीजन फैसला ले रहे हैं तो हम लोगों को समर्थन देना चाहिए। अपना नहीं करना चाहिए कि हमारे तरीके से। अगर अपने तरीके सब लोग सोचने लगे तो फिर मुखिया बचा कहाँ वो? चलिए सारे लोग मुखिया बनने का प्रयास कर लेते हैं। समय का अभाव है, एक कमेंट ले लेते हैं देशबंधु दीक्षित जी से, उसके बाद फाइनल कमेंट के लिए सर्वेश्वर पाठक जी के पास चलेंगे। देशबंधु दीक्षित जी, कम शब्दों में अपनी बात को रखिए। नहीं प्रियव्रत जी, देखिए ऐसा है, देखिए सबसे पहले तो हम समाजवादी मित्र से बात करूंगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो डरावना सपना उनको रात में आता है, अरे भैया कृष्ण जी आते हैं उनके सपने में, आप डरावना सपना कैसे कह सकते हैं? और दूसरी बात जो है, आपको अपने वरिष्ठों का हमेशा देखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान और आशीर्वाद ये भारतीय संस्कृति है, इतना ही कहना चाहूंगा। आपको सबको सम्मान देना पड़ेगा। और रही बात कोई व्यक्तिगत विचारधारा नहीं, अगर परिवार में अभी आपने बात की प्रियव्रत जी, कोई मुखिया है तो सबका, आपने अभी एक उदाहरण दिया बहुत अच्छा, बेटा बड़ा हो जाता है, IAS हो जाता है, तो पिता किसान है तो उसकी मेहनत का वो नहीं जानता कि उसने अपने खून पसीने से उसको बड़ा आदमी और उम्मीद लगाता है। देखिए कहते हैं बेटा ही बुढ़ापे में सहारा होता है। तो आपको चाचा हो या पिता हो या और भी वरिष्ठ लोग जो पिता और बड़े भाई तुल्य हो, उनका सम्मान करना चाहिए और उनके अनुभवों पूरी तरीके से सम्मान करना चाहिए। यही होता भी है क्योंकि भारतीय राजनीति में यही भी है कि बड़ों का, भारतीय इतिहास में यही रहा है कि बड़ों का सम्मान किया गया है, चाहे बेटा या भतीजा किसी पद पर पहुंच जाए। सर्वेश्वर पाठक जी, एक होती है। देखिए माननीय हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 सीट थी और विपक्ष के नेता थे, लेकिन देखिए उन्होंने कभी भी पद प्रतिष्ठा और सम्मान देने में किसी को कमी नहीं रखी। और भारतीय जनता पार्टी में ये आपने देखा होगा, बड़े छोटों का अनुशासित पार्टी है और सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि बड़े पूरी तरीके से सम्मान रखना बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत यही होता भी है कि आखिर अगर बेटा या भतीजा किसी भी सम्मानित पद पर पहुंच गया है और उसके पीछे अपनों की ही मेहनत होती है। आप तीनों लोग ये भी समझ लीजिए, अपनों की मेहनत होती है। कोई पड़ोसी नहीं चाहेगा कि किसी का बेटा या किसी का भतीजा IAS बने, PCS बने या इतना बड़ा नेता राज्य का मुख्यमंत्री बने। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कुनबा अब विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही लगातार बिखरता हुआ नजर आ रहा है। पहले अपर्णा यादव चुनाव से पहले ही टूट चुकी है, तो वहीं अब शिवपाल यादव के भी बगावती सुर के साथ साथ अगर बात की जाए तो आजम खान का कुनबा भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या आजम खान का कुनबा टूटकर बिखरकर अलग पार्टी बनाता है, और पार्टी बनाता है तो इसकी कमान किसके हाथ में मिलेगी। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज के साथ। नमस्कार।